ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। खबर मॉनसून सेशन से जुड़ी हुई आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अब्दुल समद मकबरे में दाखिल हो गए। मकबरे के बाहर भारी पुलिस फोर्स के बावजूद हिंदू संगठन के लोग अंदर दाखिल हो गए और मकबरे पर भगवा झंडा लहरा दिया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अब्दुल समद मकबरे के अंदर दाखिल हो गए। भारी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर नारे लगाते हुए मकबरे के अंदर गए। तोड़फोड़ हो गई, नारेबाजी जबरदस्त हुई। हिंदू संगठनों का कहना यह है कि मकबरा नहीं, ठाकुर जी का मंदिर है। अकबर ने इसे तोड़कर मकबरा बना दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह मकबरा ही है और 200 साल पुराना है। अब्दुल समद नाम के एक सूफी संत हुए, उनके नाम पर यह मकबरा बनवाया गया। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे के बाहर कितना बवाल किया, वो तस्वीरें आपके सामने हैं और इस दौरान जो बयानात सामने आए वो सब आप देखें। पूजा करने हमारा अधिकार है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है और वो हमारा मंदिर है। उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए ये भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कंधे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों को। मंदिर में पूजा करेंगे कि वह ठाकुर द्वारा है, वहाँ मंदिर है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ कमल के फूल, त्रिशूल, भगवान शिव की ऊपर वाली लड़ी वो दिखाई देती है। कुछ एक वर्ग बिरादरी के लोग, दूसरे वर्गों के लोग, दूसरे समुदायों के लोग फर्जी कागज बनाकर, जहां आज भी हिंदू समाज के लोग दीपक जलाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम कराकर और उस मंदिर का स्वरूप मस्जिद के रूप में बदलने का काम जारी रखा है। सदियों पुराना, सैकड़ों साल पुराना हमारा मकबरा है, अब्दुल समद मकबरा, जो सरकारी दस्तावेज में। और हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह वहीं मौके पर मौजूद थे। जाहिर है खूब तोड़फोड़ हुई है, खूब हंगामा हुआ है, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। वहां पर स्थिति क्या बन गई बता रहे हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह। आबू नगर का जो इलाका है, आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल एक तरीके से तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके का बवाल हो गया, जिसको लेकर के डीएम जो है यहाँ कर फतेहपुर के, एसपी जो है फतेहपुर के, वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं और काफी संख्या में लोगों को यहाँ पर कई बार ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोवोक करने का काम किया जा रहा है। तो अब सारी भीड़ को फिलहाल तितर बितर करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, ताकि भीड़ अगर एक जहां पर रहेगी तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। पुरुषों की बात कर लिया जाए मुस्लिम समाज के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाओं की बात कर लिया जाए वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको काबू करने के लिए, उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए जो महिला पुलिस है उसको भी फिलहाल यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरीके के हालात मकबरे में तोड़फोड़ के बाद, भगवा झंडा लहराने के बाद फतेहपुर के इस आबू नगर इलाके में है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि प्रशासन से, पुलिस से, लोकल स्तर पर इस बात को समझने में चूक कहीं ना कहीं हो गई कि मौके पर क्या बवाल हो सकता है। फिलहाल आबू नगर में स्थिति तनावपूर्ण है, जबरदस्त तरीके से पुलिस की मौजूदगी है, पीएसी की मौजूदगी है, अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है, लेकिन फतेहपुर में बिल्कुल ये कह सकते हैं कि फिलहाल तनाव की स्थिति है। लेकिन जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसपी अनूप कुमार सिंह पूरी अपनी जो फोर्स है उसके साथ यहां पर बाकायदा कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिले के जो हालात हैं।
अब सवाल यह है कि जो मकबरा है वो असल में मकबरा था भी, और मकबरे के अंदर जो मजार है उसे भी तोड़ा जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी समुचित व्यवस्था पुलिस की होनी चाहिए थी वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। एक पुलिस वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, इतने सारे लोगों के सामने एक हेलमेट पहना हुआ, लाठी लिया हुआ पुलिस वाला अकेला क्या करेगा। माहौल को शांत कराने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये मसला हिंदू मुस्लिम का मसला, मकबरा है, मजार है, मस्जिद है या मंदिर है, ये मसला 27 का नया बैटल ग्राउंड हो गया? क्या ये संभल जैसी एक और नई कंट्रोवर्सी हर्षवर्धन जी मिल गई है उत्तर प्रदेश को? नहीं, है दुर्भाग्यपूर्ण, है तो ये पूरी तरह से कंट्रोवर्सी ही, और ये तो इस देश में समस्या है। और कई बार मैं इसको कहता हूं कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसने इस देश का भला करने के बजाय बुरा ज़्यादा किया है। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई कितने आप पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, और बड़े अच्छे से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुसलमान आए होंगे, उन्होंने मुगल जो आक्रमणकारी थे उन्होंने तोड़ दिया मंदिर, तो आप भूल जाओ। ये एक विवाद की जड़ है जिसको हम इतिहास के तौर पर कहें, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है आज जो कुछ भी होगा वो संविधान के दायरे में होगा, न्यायालय के अनुसार होगा, जो तथ्य तर्क प्रमाण है वो वहां ले जाइए। ये जो स्थिति दिख रही है ये कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और शर्मसार भी करता है, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ आप जोड़कर नहीं देख सकते। पहला वाला बिल्कुल वो खतरनाक है, मैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के ही खिलाफ हूं क्योंकि वो राजनीतिक वजहों से लाया गया और आपने तय कर लिया कि काशी मथुरा अयोध्या जैसा कुछ और ना हो। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि नहीं कुछ भीड़ जाएगी, कुछ लोग लाठी बल्लम गणासा कुदाली लेकर जाएंगे और वो तोड़ेंगे, तो ये हमारे पूरे सरकार पर, प्रशासन पर, सब पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, उनको इसको निपटना चाहिए। दूसरा वाला पहलू है जिस पर मैं बिल्कुल बार बार कहता हूं कि उस पर भी हमें तय करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू मुस्लिम विवाद रोज होता रहेगा, प्रतिदिन जहर समाज में फैलता रहेगा। ये जो हिंदू संगठन है विनोद जी, वो ये कह रहे हैं कि मकबरे में कमल का फूल भी है, त्रिशूल के निशान भी है, यही मंदिर होने के सबूत है। प्रशासन से अपील भी की कि मंदिर में पूजा करने दें क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन इसे मकबरे में बदलकर जो आस्था को ठेस पहुंचाई गई, इसे हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे कुछ भी अगर होता है तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और हो गया, मकबरे में तोड़फोड़ हो गई, हिंदुओं का इतना हल्ला बोल भी हमने देख लिया। मामला गंभीर जरूर है, लेकिन मामला कब धर्म से सियासी रंग ले ले उसको बदलते देर नहीं लगती। सियासी रंग तो ले ही लिया है। अभी देखिएगा ये मसला है, अभी दोनों नेता जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के और अपने अपने पक्ष की बात करेंगे और लोगों को गर्म करेंगे, तो कोई चीज़ इस देश में बिना सियासी रंग लिए तो होती नहीं है। और फतेहपुर में भी यही होगा। मुझे लगता है कि इस देश में मतलब अनगिनत मंदिर हैं, अनगिनत मकबरे हैं, अनगिनत जो है मस्जिदें हैं, अनगिनत कब्रें हैं और तमाम सारे धर्मस्थल हैं। कब कौन सा बना, क्या बना और किसको तोड़ के बनाया गया या किसको मौलिक रूप से बनाया गया, ये बहुत विवाद है। नहीं सर, चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का, मैं उस लिहाज से आपसे पूछ चुनाव तो अभी 27 में है लेकिन तो एक सिलसिलेवार तरीके से देखिए, संभल का मुद्दा उठाना, फिर अब ये फतेहपुर का मुद्दा आ जाना, बीच में कुछ जातियों से जुड़े हुए मुद्दे भी थे। ऐसा लगता है कि वही हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स सेंट्रिक तरीके का इलेक्शन। मीनाक्षी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये मुद्दे उठेंगे। अब ये इतने लोग जो 150 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जितने हैं झंडा लेकर के, ये आप क्या मानती हैं बिना किसी बैकिंग के गए होंगे वहां पर? इनके पीछे कोई ना कोई तो किसी का वरदहस्त होगा, स्थानीय नेता का होगा या राज्य स्तर के किसी नेता का होगा या किसका होगा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ऐसे 50 लोग 100 लोग एकदम से एक मकबरे में जाके हमला करें और उसको तोड़फोड़ करें और पुलिस की भी परवाह न करें, तो कोई ना कोई तो बैकिंग उनकी होगी जरूर उनके ऊपर। तो ये निश्चित रूप से जैसे चुनाव की भी तैयारी हो रही है, मामले धीरे धीरे गर्म, जैसे संभल का मामला गर्म हो गया, अब उसके बाद ये गर्म हो जाएगा, ऐसे कुछ और मामले ढूंढ लिए जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी कमी नहीं है। तो अब जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं जी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के तो लगातार ये सवाल उठता ही रहा है। राम मंदिर के समय भी होता था कि क्या सरकार इसको रिपील करेगी और इसके बाद नया एक्ट लाएगी। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि ऐसे विवादों पर या तो सरकारें सख्ती से लगाम लगाएं, कोई भी संगठन किसी तरह का विवाद पैदा करे उसको तुरंत वो करे, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि एक कमीशन बनाएं और वो कमीशन जो है जिसमें आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हों, ASI के, और बाकी और एक्सपर्ट्स हो, इतिहासकार हों, और जो बड़े बड़े प्रमुख स्थान हैं इस तरह के, उनका सर्वे करें, देखें जो विवाद है उसका अध्ययन करें, उसका एक हल निकालें, समाधान निकालें। यही तरीका हो सकता है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा समीर जी इसका?
देखिए वही होगा जो पहले लगातार होते आया है। भाई विवाद बढ़ेगा इसके ऊपर, फिर इधर उधर से 2 संगठन आएंगे, इधर से 2 संगठन जुड़ेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, नारेबाजी पे जाएगा, घेराव पे जाएगा, प्रशासन के लिए समस्या खड़ी होगी। मैं तो इस मामले में मोहन भागवत जी की बात का समर्थन करता हूं और मैं पूरी तरीके से उनके बात से सहमत हूं कि भाई हर मस्जिद के लिए शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। जो भी मामला है, कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं वो कोर्ट उसका निर्णय करे। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर कोई 10, 15, 25 लोग जुड़कर अगर इस तरह से करेंगे तो समाज का सामाजिक ताना बाना बहुत खतरे में इस तरीके से पड़ता है। प्रशासन को देखना पड़ेगा कि भैया इस तरीके से लोग क्या पहले इसमें विवाद हो रहा था, क्या पहले उन्होंने सरकार को नोटिस दिया था कि हम लोग जाने वाले इस दिन वहां पर, सरकार से अनुमति ली थी या सरकार से कोई बात की थी, अचानक 20-25 लोग पहुंच जाते वहां पर। इस तरीके से अगर वो वहां करेंगे कोशिश, तो मुझे लगता है कि इसका असर दूसरे शहरों पर भी होगा। 2 समाज के लोगों के बीच में मतलब जो कहते हैं ना, इसमें फायदा किससे हो रहा है? देखिए फायदा इसका किसी का नहीं है, समाज को ही नुकसान होने वाला ना आखिरकार। भाई इसका किसका फायदा है? तो प्रशासन तय करेगा ना वहां पर क्या था, पुरातत्व विभाग इसका सर्वेक्षण करेगा कि पहले से क्या बना हुआ था, मामला कोर्ट में जाएगा। नुकसान तो समाज का होगा ना आने वाले समय के लिए। आरोप प्रत्यारोप लोग 2 समाज के अंदर जहर का वातावरण बनेगा। सरकार तय करेगी क्या है। सरकार को मुझे लगता है कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। आज यहाँ पर क्या कहीं और जाके कुछ मामला हो, अगर वाकई इस तरह का मामला है तो सरकार खुद एक कमेटी बनाए और पूरे ऐसे जो विवादित मामले हैं उसको लेके कोर्ट में सरकार जाए। कोर्ट तय करेगी कहां पर क्या निर्णय होना है, 2 समुदाय के बीच में चर्चा करे, बातचीत करे, बातचीत से अगर रास्ता निकल सकता है तो आपसी सहमति से रास्ता निकाला जाए। इस तरीके से अगर होगा कि आप बल्लम लेके जा रहे हो, हथियार लेके जा रहे हो, निकलता होता तो ना हम दिल्ली के अंदर वो FIR पर इतना बड़ा प्रदर्शन देखते। बातचीत से अगर रास्ता निकलता होता तो यहाँ पर हम इतना बड़ा विवाद भी ना देखते। विवाद इस वक्त यूपी विधानसभा में भी हुआ। आज मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले ही दिन सदन की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं चल पाई। समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। सपा विधायक इस सत्र को बहुत छोटा बताकर इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि इस दौरान स्कूल मर्जर, बाढ़ समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यह सत्र 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इस सत्र की खास बात यह है कि इस दौरान यूपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर नॉन स्टॉप 24 घंटे तक चर्चा होगी। विपक्ष इसे समय की बर्बादी बता रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार सदन में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी है और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, तंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंद तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर अटैक किया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर गंभीर होती है या है तो उसे सबसे पहले यूपी उपचुनाव में हुई धांधली की जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने पुलिस के जरिए धांधली करवाई। अखिलेश ने यहां तक कहा कि यूपी के सीएम ने बूथ कैप्चर करवाए। अखिलेश यादव के इस आरोप के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। वार पलटवार दोनों सुने। एक्सपर्ट थी बोर्ड बनाने में, बोर्ड कटवाने में, और सबसे ज्यादा फर्जी बोर्ड भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी, और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना और हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 वोट है डिप्टी सीएम के, यहां तो सीएम वोट लुटवा रहे थे। देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है,
या गठबंधन हो, मेरा इनसे सवाल है। पहले श्री अखिलेश यादव जी चूंकि यूपी से चुन करके गए कि 2012 से 2017 चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, ईवीएम मशीन पर चुनाव हुए, जीती समाजवादी पार्टी और 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उस समय चुनाव आयोग और ईवीएम सब कुछ ठीक था, चुनाव हार गए तो सब खराब हो गया। तो वार और पलटवार दोनों विजय जी आपने सुन लिए। विधानसभा का 4 दिन का सत्र है, सत्र को बढ़ाने की मांग है, लेकिन ये जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का, उस पर भी वो कह रहे हैं कि भाई लंबी चर्चा की जा सकती है। उस पर भी अखिलेश यादव का जो बयान अभी हमने नहीं दिखाया, उन्होंने कहा कि समय की बर्बादी है। लेकिन ये जो वोट चोरी वाला मसला है वो दिल्ली का ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश का भी है। हम वो ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो बहस हो रही है उत्तर प्रदेश में, विकसित उत्तर प्रदेश की 24 घंटे, इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उस पर बहस करें। 24 घंटे की बहस है। और सबसे कंट्राडिक्शन क्या है कि आप विधानसभा का सत्र बढ़ाने की मांग कर रहे हो, मतलब उसका समय अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हो, इसलिए आज का एक दिन खत्म कर दिया, चलने नहीं दिया, एक दिन आज नहीं चलने दिया। तो ये भी एक पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन, हाँ, कन्वीनियंस है, वो चलता रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पर यदि सरकार का कोई विजन डॉक्यूमेंट है, उसको आपको खारिज भी करना हो तो बेहतर है कि चर्चा करें, नहीं उस पर पूरी चर्चा करें और अपना, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सबका है ना, अखिलेश जी का भी है, योगी जी का भी है, केशव जी का भी है, तो वो सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश पर चर्चा करें और ये चलता रहेगा। पार्लियामेंट में सबके पार्लियामेंट चलने दे रहे हैं क्या अखिलेश जी? जो पार्लियामेंट नहीं चलने दे, दिल्ली में अखिलेश यादव नहीं चलने दे रहे, विजन डॉक्यूमेंट पर खासतौर से स्पेसिफिक जब विजन डॉक्यूमेंट पर कोई सरकार बात कर रही है और एक स्टेट को लेकर, तो मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। वैसे आजकल विधानसभाओं में चर्चाएं होती नहीं, विधानसभा के सत्र सरकारों ने वैसे ही बहुत छोटे कर दिए हैं। रिसेंटली अभी बिहार विधानसभा का भी सत्र हमने देखा, वो भी 4-5 दिन का ही सत्र था, कुछ बातचीत नहीं भाई। लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों का जीवन बेहतर हो, योजना बने। तो अगर विजन डॉक्यूमेंट है तो उस पर तो चर्चा करने के लिए और क्यों सरकार होती है? और कोई वजह नहीं, सत्ता विपक्ष जो भी है, जो विधायक सांसद चुने जाते हैं वो यही तो कर रहे हैं, हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है। और उत्तर प्रदेश अगर पिछले समय में जो कुछ भी कर रहा है, जो करता हुआ दिख रहा है, उस पर भी आपको सवाल करना है, तो भी तो विधानसभा पर सवाल उठा लेते, आप स्कूलों के मर्जर को लेकर सवाल उठा लेते, इतने पोस्टर लेकर आए हैं तो चर्चा तो करते। नहीं, और कभी कभी अगर ढंग की बात हो रही तो वो भी सुन लेना चाहिए। हर वक्त सवाल उठाना भी ठीक नहीं है ना, कि सवाल उठा के बंद करा देना, पहले सुन लो, उसके बाद जो करना है कर दो। नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र 4 दिन का है और 24 घंटे का सत्र है, विजन डॉक्यूमेंट पर सत्र है, विकसित उत्तर प्रदेश पर, तो निश्चित रूप से और बेहतर ये हो कि अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उसको आप इंगित करिए, उस पर बात करिए और उसमें आप कमी नहीं भी हो तो जोड़ा जा सकता है। वही कह रहा हूं, उसमें सुझाव दीजिए, जो जोड़ा जा सकता है, संशोधन दीजिए, सुझाव दीजिए, और जब सरकार वो न माने तब आप उस पर मुद्दे को, लेकिन लड़ाई तो कुंदरकी की आ जाती है ना, लड़ाई तो मीरापुर की आ जाती है ना विनोद जी। नहीं, कुंदरकी मीरापुर भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई जो है छोड़ दी जानी चाहिए। अगर किसी दल को लगता है कि उसके साथ जो है न्याय नहीं हुआ है तो वो अपना लड़े, लेकिन दोनों को आपस में आप वो मत करिए कि कुंदरकी नहीं, हाँ जोड़िए नहीं। कुंदरकी की लड़ाई जहां लड़नी है कुंदरकी की लड़िए, आप चुनाव आयोग में लड़िए, आप अदालत में लड़िए। लेकिन जब विधानसभा में जब चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है तो उस पर आप बेहतर उस विजन डॉक्यूमेंट में अपने बेहतर सुझाव दीजिए, संशोधन दीजिए, और अगर सरकार ने कहीं कोई कमी की है तो उसको एक्सपोज करिए। और विजन डॉक्यूमेंट में डिबेट पर तो ये भी मौका है कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो वो कहते भी हमने देखो विजन दिया था उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, उसको सरकार ने ऐसे रोका है या नहीं रोका है। अखिलेश जी कह रही है 24 घंटे की चर्चा पागलपन है। आपने अगर बयान सुना होगा तो उन्होंने एकदम बोल दिया पागलपन है। अब ये तो सचमुच विचित्र, उनका भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। मैं एक बात इस पर कह दूं, ठीक है कुंदरकी मीरापुर सब पर वो बात करें, अच्छा चालक, अच्छा ड्राइवर वही होता है जो फ्रंट देख के गाड़ी चलाता है। साइड और बैक व्यू मिरर बहुत कम समय के लिए, अगर ज्यादा ध्यान साइड और बैक व्यू मिरर में है तो यकीन मानिए वो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा और प्राण घातक नहीं गाड़ी करेगा। अगली खबर पर भी बात कर लेते हैं। बिहार में वोट की चोरी को लेकर और वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर यह घमासान चल रहा है। दो वोटर आईडी के मामले में पहले तेजस्वी यादव घिरे और फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी आरोप लगे। विजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पारदर्शी होकर काम कर रहा है। इधर नोटिस भी भेज दिया गया है विजय सिन्हा को। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर नोटिस का जवाब भी दूंगा, राहुल और तेजस्वी की तरह ढोल नहीं पीटूंगा। तेजस्वी यादव के बाद अब अखिलेश ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो जो बयानात हैं वो बयानात चलाने का समय हमारे पास उतना है नहीं, इसलिए हम सीधा चर्चा पर आ जाते हैं। विजय सिन्हा के भी 2 एपिक नंबर है। हर्षवर्धन जी, ऐसी बात नहीं है, एपिक काम केवल तेजस्वी यादव जी का नहीं हो रहा है, विजय जी का भी हो रहा है। अरे भाई यही तो हमारे वाले विजय जी, विजय सिन्हा वाले नहीं, त्रिपाठी जी बोल रहे मूल तो देखिए यही है ना। और
मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये सत्ता पक्ष विपक्ष का मसला ही नहीं है। पता नहीं क्यों इसको इस तरह से बना दिया है। ये मतदाता सूची की गड़बड़ इस देश की बहुत गंभीर समस्या है। चुनाव आयोग जितना संभव है सरकारी मशीनरी, स्टेट की मशीनरी के साथ लेकर वो करता है, लेकिन अभी इसको बहुत दुरुस्त होने की जरूरत है। जैसे तेजस्वी को जवाब देना पड़ेगा, वैसे ही विजय सिन्हा को भी चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी है कि आप इस पर जवाब दीजिए। और मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारत उस जगह पर खड़ा है जहां बायोमेट्रिक से रेजिडेंस के साथ, आधार के साथ वोटर आईडी कार्ड जुड़े, एक मतदाता दूसरा वोट देने की कोई गुंजाइश नहीं हो। और अगर एक मतदाता 2 वोट दे रहा है तो उसको क्रिमिनल निग्लिजेंस की तरफ ले जाया जाए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो सबकी गड़बड़ है। अभी तो ये ठीक करना पड़ेगा, इसको समझिए। जब आप फुल प्रूफ कर लें तब आप जनता के ऊपर ओनस डालिए और कहिए कि ये गड़बड़ है। वैसे एपिक डिस्कशन लंबा हो सकता है, ये कोई लेकिन संयोग है क्या कि एक सर। फॉर्मर डिप्टी सीएम है, एक प्रेजेंट डिप्टी सीएम है? कोई संयोग है क्या दोनों डिप्टी सीएम? लेकिन ये संयोग भी बड़ा अच्छा है, इससे ये पता चल गया। नहीं, प्रयोग तो नहीं हो सकता, ये संयोग ही हो सकता है। वक्त एक ब्रेक का है। ऑपरेशन सिंदूर में लुटा पिटा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर फिर क्यों आलाप रहा है एटम बम का राग? क्यों न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, और वो भी अमेरिका में बैठकर दे रहा है? अमेरिका क्या इस पर सहमत है? कहानी कुर्सी की में अब इस मुद्दे पर होगी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।